ये होता है पास का ना, ये बटन है, रोक लेगा। हेलो, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जैसा कि आपको पता है कि कोरोना की वजह से हम लोग इस पे इंटरनेट पे आप लोगों की क्लास ले रहे हैं, तो हम उसका स्टार्ट करते हैं। आपको वैसे भी पता है कि क्या पढ़ाती हूँ मैं कॉलेज में। और अब जो आपका टॉपिक होगा वो है हमारे पास अप्लाइड अकाउंटिंग। सब्जेक्ट अप्लाइड अकाउंटिंग है और राइटर का नाम है मलिक खादिम हुसैन। ठीक है, और अब जो है बाकायदा हम अपनी क्लास का आगाज़ करते हैं। नाम आपको मेरा पता ही है, तो सबसे पहले मैं अप्लाइड अकाउंटिंग के बारे में आपको इंट्रोडक्शन कराती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ते हैं चैप्टर नंबर 2 मल्टीपल चॉइस यानी ऑब्जेक्टिव्स। बुक से पेज नंबर 41 फाइनेंशियल अकाउंटिंग। चूज़ द करेक्ट आंसर एंड इनसर्कल इट। चूज़ करें और उसका दायरा लगाएं, इनसर्कल करें। The excess of assets over liabilities is excess ज़्यादा होना ऑफ एसेट्स का और लाइबिलिटीज़ से, यानी असासाजात बढ़ जाए और लाइबिलिटीज़ कम हो जाए तो फिर ऐसी सूरत में क्या एक्सेस होगा कि ए जुज़ में है प्रॉफिट, बी जुज़ में है कैपिटल, सी जुज़ में है अकाउंट्स पेबल और डी जुज़ में है आउटसाइडर्स इक्विटीज़। द एक्सेस ऑफ एसेट्स और लाइबिलिटीज़ क्या आएगा इसमें? कैपिटल। जब एसेट्स बढ़ जाए लाइबिलिटीज से तो फिर कैपिटल इंक्रीज होगा। फिर उसके बाद सेकंड है द राइट्स आर क्लेम टू द प्रॉपर्टीज ऑफ बिजनेस इंटरप्राइज इज। द राइट आर क्लेम हक के मिल्कियत, प्रॉपर्टीज जायदाद के एवज और बिजनेस कारोबार में, बिजनेस इंटरप्राइजेज कारोबार में क्या हैं, क्या कहलाती हैं, जो राइट्स होते हैं कारोबार के मालिक के प्रॉपर्टीज़ के एवज, उसमें ए जुज़ है लाइबिलिटी, बी जुज़ है एसेट्स, सी जुज़ है कैपिटल और डी जुज़ है इक्विटी। तो वो क्या कहलाएगी? इक्विटी। इसमें आएगा डी जुज़। डी जुज़ को हम इनसर्कल करेंगे। फिर है 3 पॉइंट, इफ़ एसेट्स आर ₹80,000, अगर हमारे असासाजात 80,000 के हों एंड कैपिटल इज़ ₹60,000, कैपिटल 60,000 का हो, देन द लायबिलिटीज़ विल बी, तो फिर लायबिलिटीज़ कितनी होगी? यानी एसेट्स 80 के हैं और कैपिटल हमारा कितने का है? 60 का है। ठीक है, तो इसका जो डिफरेंस है वो हमारा लायबिलिटीज़ कहलाएगा। ए जुज़ में है 1,40,000, बी जुज़ में है 20,000, सी जुज़ में है 1,20,000 और डी जुज़ में है नन ऑफ दीज। तो इसमें क्या आएगा? 20,000। 20,000 हमारा आएगा। चूँकि एसेट्स हमारे 80 के हैं और कैपिटल हमने जो उसमें लगाया है वो 60 का है। ठीक है, तो इस तरह से जो लायबिलिटीज़ हैं वो होंगी हमारे पास 20,000 की। फिर उसके बाद 4th पॉइंट है हमारे पास, द मनी विद विच द प्रोप्राइटर start his business is called, the money with which the proprietor starts his business is called, जिस रकम से कारोबार का मालिक कारोबार शुरू करता है उसको हम क्या कहते हैं? ए जुज़ में है कैश, बी जुज़ में है कैपिटल, सी जुज़ में है लोन,
डी जुज में है नन ऑफ डीज, यानी कारोबार का मालिक जो रकम कारोबार में लेके आता है, जिसे स्टार्ट करता है, तो उसे अकाउंटिंग की लैंग्वेज में हम क्या कहते हैं, कैपिटल। इसमें आएगा 4 पॉइंट में बी जुज यानी कैपिटल। फिर है 5th पॉइंट, इफ़ द लायबिलिटीज, अगर वाजबात एंड कैपिटल और सरमाया ऑफ एन इंटरप्राइज, किसी कारोबार का इज ₹10,000 एंड ₹30, देन द एसेट्स विल बी इक्वल टू कितने होंगे, यानी एसेट्स उसमें हम लेकर आए हैं 30,000 का और कैपिटल है 10,000 का, तो टोटल हमारे पास कितना हो जाएगा 5th पॉइंट में 40,000। तो इसमें आएगा सी जुज। ए जुज में है 50,000, बी जुज में है 20,000, सी जुज में है 40,000 और डी जुज में है 10,000। तो इस तरह से 30,000 और 10,000 कितना हो जाएगा 40,000। तो इसमें आएगा सी जुज 40,000। फिर उसके बाद छठा पॉइंट है, इट हैज़ मनी वैल्यू बट नॉट फिजिकल एग्जिस्टेंस, रकम की वो वैल्यू जो हमें नज़र ना आती हो, जो हमें दिखाई ना आती हो कारोबार में, लेकिन वो हैसियत रखती है कारोबार में, तो उसको हम क्या कहेंगे। 6 पॉइंट में पहला है ट्रांजैक्शंस, बी जुज में एसेट्स, सी जुज में गुडविल और डी जुज में लायबिलिटी। तो वो चीज़ जो एसेट्स भी कहलाती है और हमें दिखाई भी नहीं देती और वो एक कदर भी रखती है, हैसियत भी रखती है कारोबार में, उसे हम कहते हैं गुडविल, साख। फिर 7वां पॉइंट है, एनी फिजिकल थिंग दैट द मनी वैल्यूड इज कॉल्ड एज, वो एसेट्स जो रकम के तौर पर और जो हमें दिखाई भी दे, उसे हम क्या कहते हैं। ए जुज में है ट्रांजैक्शंस, बी जुज में है एसेट्स, सी जुज में है गुडविल और डी जुज में है लायबिलिटी। तो इसमें क्या आएगा 7th पॉइंट में बी जुज एसेट्स। फिर 8वां पॉइंट है हमारे पास, अमाउंट इन्वेस्टेड इन द बिजनेस टू प्रोड्यूस इनकम बाय ऑनर इज, वो रकम जो इन्वेस्ट करता है बिजनेस में कारोबार का मालिक, उसे हम क्या कहते हैं। ये ऊपर भी आया है, ए जुज में है कैपिटल, बी जुज में है रेवेन्यू, सी जुज में है एसेट, डी जुज में है एक्सपेंसेस। तो वो क्या लेकर आता है, कैपिटल। 9 पॉइंट है हमारे पास, द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय एन अकाउंटिंग सिस्टम इन नीडेड बाय, ए जुज में है जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमें मुहैया करती है अकाउंटिंग सिस्टम में, तो वो कौन कौन सी हैं। नंबर 1 ऑनर्स, नंबर बी क्रेडिटर्स, नंबर सी मैनेजमेंट और नंबर डी ऑल ऑफ द 3 या ये तीनों। तो जो हमें फाइनेंशियल यानी माली इंफॉर्मेशन देती हैं, प्रोवाइड करती हैं हिसाब नवीसी में, तो उनमें किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो इसमें आएगा ऑल ऑफ द 3, इन तीनों की, ऑनर की भी है, मालिक की भी है, वाजबात क्रेडिटर की भी है और मैनेजमेंट की भी है। फिर 10 पॉइंट है, अ डॉक्यूमेंट प्रिपेयर्ड टू authorize and describe an expenditure is, a document prepared, दस्तावेज बनाई जाती हैं, to authorize and describe, बयान करने के लिए या दिखाने के लिए, an expenditure is, ए जुज में है कैश मीमो, बी जुज में है वाचर, सी जुज में है बिल और डी जुज में इनवाइस। तो इसमें आएगा वाचर। फिर 11 पॉइंट है, रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस डाटा इन द प्रेस्क्राइब्ड मैनर इज कॉल्ड,
रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस डाटा, कारोबारी रिकॉर्ड जो हमें कारोबार का जो डाटा रिकॉर्डिंग में होता है इन द प्रेस्क्राइब्ड मैनर, एक ख़ास तरतीब से जो लिखने का तरीका है वो कौन सा है। ए जुज़ में है काउंटिंग, बी जुज़ में है जर्नलाइजिंग, सी जुज़ में है बुक कीपिंग और डी जुज़ में है ट्रांजैक्शंस। तो यहाँ आएगा सी जुज़ बुक कीपिंग। फिर नेक्स्ट है 12 एसेट्स मस्ट बी इक्वल टू, एसेट्स बराबर होते हैं किसके। ए जुज़ में है कैपिटल, बी जुज़ में है लायबिलिटीज़, सी जुज़ में है कैपिटल प्लस लायबिलिटीज़ और डी जुज़ में है नन ऑफ दी अबव, इसमें से किसी के भी बराबर नहीं होते। तो इस 12 पॉइंट में आएगा सी जुज़, कैपिटल प्लस लायबिलिटी एक तरफ होते हैं और ऑल एसेट्स एक तरफ होते हैं इक्वेशन में। फिर उसके बाद है 13 पॉइंट, द लायबिलिटी अराइजिंग फ्रॉम परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट इज कॉल्ड। जब लायबिलिटी बढ़ती है, हम कोई चीज़ खरीदते हैं उधार पे, तो उसे हम क्या कहते हैं। ए जुज़ में है लोन, बी जुज़ में अकाउंट्स पेबल, सी जुज़ में है बैंक ओवरड्राफ्ट और डी जुज़ में है नोट्स पेबल। तो जब हम कोई चीज़ उधार खरीदते हैं तो हमारा किस चीज़ में इजाफा हो जाता है, फिर अकाउंट्स पेबल में, अदायगी में। फिर नेक्स्ट पॉइंट है 14, एक्सपेंसेस पेड बाय द बिजनेस डिक्रीजेज। एक्सपेंसेस पेड, जब हम अखराजात अदा करते हैं तो बिज़नेस में क्या चीज़, किस चीज़ में कमी होती है। नंबर 1 कैश में, बी जुज़ कैपिटल में, सी जुज़ कैश एंड कैपिटल में और डी जुज़ नन ऑफ दीज, किसी में भी नहीं। तो इसमें आएगा सी जुज़ कैश एंड कैपिटल में। एक तरफ जब हम इक्वेशन बनाते हैं तो जब हम एक्सपेंस के लिए अदायगी करते हैं तो एक तरफ कैश में कमी होती है और दूसरी तरफ कैपिटल में। फिर उसके बाद है 14 पॉइंट के बाद है 15 पॉइंट, व्हेन कैश इज रिसीव्ड। जब कैश वसूल किया जाता है फ्रॉम द अकाउंट्स रिसीवेबल, जिनसे हमने रिसीव करना था, इट इंक्रीज, तो इजाफा होता है किस चीज़ में। ए जुज़ कैश, बी जुज़ अकाउंट्स रिसीवेबल, सी जुज़ कैपिटल और डी जुज़ रेवेन्यू। तो किस चीज़ में इजाफा होगा हमारे पास, कैश में। कैश हमारा बढ़ जाएगा, जो हमने उधार लेना था ले लिया, तो हमारे कैश में इजाफा हो जाएगा। फिर 16 पॉइंट है, द डिफरेंस बिटवीन सेल्स प्राइस एंड परचेज प्राइस ऑफ द मर्चेंडाइज इज एडेड इन। परचेज प्राइस और सेल प्राइस का डिफरेंस जो है वो हम किस चीज़ में ऐड करते हैं। ए जुज़ में है एसेट्स, बी जुज़ में है लायबिलिटीज़, सी जुज़ में है कैपिटल और डी जुज़ में है एक्सपेंसेस। तो यहाँ आएगा सी जुज़ यानी कैपिटल, तो फिर उसको हम कैपिटल में ऐड कर देते हैं। फिर उसके बाद है 17 पॉइंट, द राइट आर क्लेम टू द प्रोप्राइटर्स। 17 पॉइंट, द राइट्स आर क्लेम टू द प्रॉपर्टीज ऑफ बिजनेस आर ऑफ नंबर 1 टाइप, नंबर 2 टाइप, नंबर सी 3 टाइप, नंबर डी 4 टाइप्स। तो कितनी तरह की हैं हमारे राइट्स जो हैं, हकूक जो हैं, वो हमने पढ़ा दो हैं। बी जुज़ में आएगा 2 टाइप्स। फिर 18 पॉइंट है, इसमें आएगा 17 पॉइंट में आएगा बी जुज़। फिर 18 पॉइंट है, 18 पॉइंट में है द इक्विटी ऑफ द क्रेडिटर इन बिजनेस आर कॉल्ड। हक की मिल्कियत क्रेडिटर का कारोबार में क्या कहलाएगा। ए जुज़ में है एसेट्स, बी जुज़ में है लायबिलिटीज़, सी जुज़ में है कैपिटल और डी जुज़ में है रेवेन्यू। तो यहाँ आएगा बी जुज़, लायबिलिटीज़ कहलाएंगी हमारे कारोबार के लिए, जो हमने हक की मिल्कियत अदा करने हैं क्रेडिटर्स के। फिर है 19 पॉइंट, द अकाउंटिंग इक्वेशन इज, ए जुज़ में है लायबिलिटीज़ इज इक्वल टू एसेट्स प्लस कैपिटल, बी जुज़ में है एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज़ प्लस कैपिटल, सी जुज़ में है एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज़ माइनस कैपिटल, डी जुज़ में है कैपिटल इज इक्वल टू लायबिलिटीज़ प्लस एसेट्स।
तो इक्विटी में हमने पढ़ा था कि उसकी तारीफ में ये आएगा इसमें बीजूस एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज़ प्लस कैपिटल। एक तरफ हम एसेट्स को लिखते हैं और दूसरी तरफ कैपिटल प्लस लायबिलिटीज़ को लिखते हैं। फिर उसके बाद है लास्ट 20 पॉइंट, आ प्रॉपर एंड फेयर प्लानिंग ऑफ एक्सपेंडिचर हेल्प्स अप टू रेवेन्यू help up to ensure proper use of। ए जुज में है लायबिलिटीज़, बी जुज में है इनकम, सी जुज में है एक्सपेंसेस और डी जुज में है एसेट्स। तो इसमें आएगा बी जुज इनकम। अब प्रॉपर एंड फेयर प्लानिंग, जो हम बिल्कुल सही और फेयर यानी बग़ैर किसी उसके करते हैं बेईमानी के ऑफ एक्सपेंडिचर खर्चा, हेल्प अप टू इंश्योर प्रॉपर यूज़ ऑफ, उसके लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, इनकम। ये थे आपके मल्टीपल चॉइस चैप्टर नंबर 2 अकाउंटिंग इक्वेशन के। इस तरह से ये चैप्टर क्लोज करते हैं। इसकी भी एक्सरसाइज हम बाद में करेंगे। अब हम नेक्स्ट चैप्टर के पढ़ते हैं शॉर्ट क्वेश्चन। ये तीसरा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3 एनालिसिस एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शंस। अब हम इसके शॉर्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। ये है पेज नंबर 53 पर। पहला है व्हाट इज़ एन अकाउंट। ये भी हमने पीछे टर्म में पढ़ा है कि अकाउंट का क्या मतलब है। A systematic record of all the transactions relating to any person or thing is called as account of that person or thing। किसी शख्स या चीज़ के तमाम लेन देन का बाज़ाब्ता इंदराज जब एक सफ़े पर किया जाता है तो उसे अकाउंट या खाता कहते हैं। What is an account? अकाउंट का क्या मतलब है। आ सिस्टमेटिक रिकॉर्ड, एक बाज़ाब्ता रिकॉर्ड या इंदराज ऑफ ऑल द ट्रांजैक्शंस, तमाम लेन देन का, रिलेटिंग टू एनी पर्सन, किसी शख्स, और थिंग या किसी चीज़ के मुतालिक, इज कॉल्ड एज अकाउंट, उसे हम खाता कहते हैं, ऑफ दैट पर्सन और थिंग। जब ये एक सफ़े पर दर्ज किया जाता है तो उसे हम खाता या अकाउंट कहते हैं। What is an account? A systematic record of all the transactions relating to any person or thing is called as account of that person or thing। किसी चीज़, किसी शख्स या चीज़ के तमाम लेन देन का बाज़ाब्ता इंदराज जब एक सफ़े पर किया जाता है तो उसे खाता या अकाउंट कहते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन नॉमिनल अकाउंट्स। नॉमिनल अकाउंट्स बयान करें, कौन से होते हैं नॉमिनल अकाउंट्स। इट मीन्स द अकाउंट्स relating to revenue or expenses of the business which are closed at the end of accounting year। नॉमिनल अकाउंट से मुराद आमदनी और अखराजात के खाते हैं। इन खातों के बकायाजात हर साल के आखिर पर गोशवारा नफ़ा और नुकसान को मुंतकिल हो जाते हैं। डिफाइन नॉमिनल अकाउंट्स। नॉमिनल अकाउंट्स क्या हैं? इन्हें हम रस्मी खाते भी कहते हैं। तो इससे मुराद है इट मीन्स द अकाउंट्स रिलेटिंग टू रेवेन्यू और एक्सपेंसेस ऑफ द बिजनेस विच आर क्लोज्ड एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर। इससे मुराद आमदनी और अखराजात के खाते हैं। इन खातों के बकायाजात हर साल के आखिर पर गोशवारा नफ़ा और नुकसान को मुंतकिल हो जाते हैं।
Define nominal accounts. It means the accounts relating to revenue or expenses of the business which are closed at the end of accounting year. इससे मुराद आमदनी और अखराजात के खाते हैं। इन खातों के बकाया जात हर साल के आखिर पर गोशवारा नफ़ा और नुकसान को मुंतकिल हो जाते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन रियल अकाउंट्स। रियल अकाउंट्स कहते हैं हकीकी खातों को। इट मीन्स ऑल द अकाउंट्स relating to any property or assets like building, machinery, or accounts receivable or accounts payable. The balance of these accounts are entered in balance sheet at the end of year. इससे मुराद असासाजात और वाजबात हैं। रियल अकाउंट से मुराद असासाजात और वाजबात हैं, मसलन अमारत, मशीनरी, मकरूज़, कर्ज़ वगैरह। साल के आखिर पर इन खातों के बकाया जात बैलेंस शीट में दर्ज किए जाते हैं। नॉमिनल अकाउंट्स के बकाया जात हम नफ़ा नुकसान के गोशवारे में दर्ज करते थे साल के आखिर पर, और रियल अकाउंट्स के जो बकाया जात हैं उनको हम साल के आखिर पर जो है बैलेंस शीट में दर्ज करते हैं। डिफाइन रियल अकाउंट्स। इट मीन्स ऑल द अकाउंट्स relating to any property or assets like building, machinery, or accounts receivable or accounts payable. The balance of these accounts are entered in balance sheet at the end of year. इससे मुराद असासाजात और वाजबात हैं, मसलन अमारत, मशीनरी, मकरूज़, कर्ज़ा वगैरह। साल के आखिर पर इन खातों के बकाया जात बैलेंस शीट में दर्ज कर दिए जाते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट है डिफाइन एसेट्स। ये भी हमने टर्म में पढ़ा कि एसेट्स क्या है, इसे डिफाइन करें, बयान करें। एनीथिंग वैल्यूएबल possessed by the business with legal title, right to use and right to dispose is called assets. ऐसी तमाम अशिया जो कारोबार की मलकियत हों और इनको इस्तेमाल करने और फ़रोख्त करने का हक हासिल हो तो उसे हम असासा कहते हैं। डिफाइन एसेट्स। एसेट्स का क्या मतलब है? एनीथिंग वैल्यूएबल possessed by the business with legal title, right to use and right to dispose is called assets. ऐसी तमाम अशिया जो कारोबारी मलकियत में हों, इनको इस्तेमाल और फ़रोख्त करने का हक हासिल हो तो वो असासाजात कहलाते हैं। डिफाइन एसेट्स। Anything valuable possessed by the business with legal title, right to use and right to dispose is called assets. ऐसी तमाम अशिया जो कारोबार की मलकियत हों और इनको इस्तेमाल करने और फ़रोख्त करने का हक हासिल हो तो उसे असासाजात कहा जाता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है डिफाइन इक्विटीज़। ये भी हमने टर्म में पढ़ा। इक्विटीज़ क्या हैं? हक की मिल्कियत को कहते हैं। द राइट अगेंस्ट द एसेट्स, असासाजात के मद्दे मुकाबिल जो है हक की मिल्कियत ऑफ द फर्म, कारोबार के आर कॉल्ड इक्विटी। इक्विटी कहलाता है। दीज राइट
consist of owners equity and outsiders equity. असासा जात के मुकाबिल हकूक़ को इक्विटीज़ कहते हैं। इसमें मालकान के हकूक़ और बैरूनी अफराद के हकूक़ शामिल हैं। Define equities. The rights against the assets of the firm are called equity. These rights consist of owners equity and outsider equities. असासा जात के मुकाबिल हकूक़ को इक्विटीज़ कहते हैं। इसमें मालकान के हकूक़ और बैरूनी अफराद के हकूक़ शामिल होते हैं। Define equities. The rights against the assets of the firm are called equity. These rights consist of owners equity and outsider equities. असासा जात के मुकाबिल हकूक़ को इक्विटीज़ कहते हैं। इसमें मालकान के हकूक़ और बैरूनी अफराद के हकूक़ शामिल हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन लायबिलिटीज़। लायबिलिटीज़ क्या हैं? लायबिलिटीज़ कहते हैं, ये भी हमने टर्म में पढ़ा है। लायबिलिटीज़ क्या हैं? वाजबात। द टोटल अमाउंट ऑफ आउटसाइडर इक्विटीज़ इज कॉल्ड लायबिलिटीज़। बैरूनी अफराद या इदारों के हकूक़ को हम वाजबात कहते हैं। इट मीन्स द अमाउंट पेएबल टू द क्रेडिटर and for expenses of the business. इनमें काबिल अदायगी हिसाबात और काबिल अदायगी अखराजात शामिल होते हैं। लायबिलिटीज़ मीन वाजबात जो हमने अभी अदा करने हैं। बैरूनी अफराद के या इदारों के हकूक़ यानी वाजबात जो हमने देने हैं जो काबिल अदायगी हैं, या ऐसे अखराजात जिनको अभी हमने अदा नहीं किया तो वो भी लायबिलिटीज़ कहलाते हैं। द टोटल अमाउंट ऑफ आउटसाइडर इक्विटीज़ इज कॉल्ड लायबिलिटीज़। इट मीन्स द अमाउंट पेएबल टू द क्रेडिटर एंड फॉर एक्सपेंसेस ऑफ द बिजनेस। बैरूनी अफराद या इदारों के हकूक़ को वाजबात कहते हैं। इनमें काबिल अदायगी हिसाबात और काबिल अदायगी अखराजात शामिल होते हैं। ये शॉर्ट क्वेश्चन जो हमने थर्ड चैप्टर के पढ़े, पेज नंबर 53 पर। नंबर 1 व्हाट इज़ एन अकाउंट, नंबर 2 डिफाइन नॉमिनल अकाउंट्स, नंबर 3 डिफाइन रियल अकाउंट्स, 4th डिफाइन एसेट्स, 5th डिफाइन इक्विटीज़ और लास्ट 6 क्वेश्चन था डिफाइन लायबिलिटीज़। ठीक है, इनको अच्छे से याद करना। अल्लाह हाफिज़।